बहुत समय पहले की बात है। एक जंगल में छोटे बड़े बहुत से जानवर रहा करते थे और जंगल पर राज किया करता था एक शेर। वो शेर बहुत ही आलसी था। उसके लिए शिकार भी उसके मंत्री चीते और बाघ को करके लाना पड़ता था। शेर तो बस आराम से बैठकर शिकार का मांस खाता और लेटकर सो जाता। शेर को अपने राज्य की भी कोई चिंता नहीं थी। जंगल में एक बहुत बड़ा तालाब था। जंगल के सारे जानवर इसी तालाब से पानी पिया करते थे। लेकिन कुछ महीनों से तालाब में बहुत सारे मगरमच्छ आकर रहने लगे थे। ये मगरमच्छ तालाब पर पानी पीने आने वाले जानवरों को खा जाया करते थे। मगरमच्छ के डर से अब जानवरों ने तालाब पर पानी पीना बंद कर दिया था। जंगल में तालाब के सिवा पानी का कोई दूसरा स्रोत नहीं था, इसलिए अब जानवरों को पानी पीने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा था और ये एक बहुत गंभीर समस्या थी। एक दिन पानी की इस समस्या का कोई समाधान निकालने के लिए सारे जानवर राजा शेर के दरबार में बैठक करते हैं और शेर को अपनी समस्या बताते हैं। शेर सारी बातें सुनकर कहता है, देखो भाइयों, तालाब पर कब्जा करने वाले मगरमच्छ बहुत खतरनाक हैं। मैं और मेरे दोनों मंत्री उनका मुकाबला नहीं कर सकते। हमें पानी की समस्या दूर करने का कोई दूसरा ही समाधान सोचना होगा। महाराज बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। सारे जानवर सोच में पड़ जाते हैं। तब एक लोमड़ी कहती है, महाराज, पानी की समस्या को दूर करने का एक समाधान है, लेकिन उस समाधान को करने के लिए सारे जानवरों को कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, सारे जानवर भरपूर मेहनत करेंगे। तुम अपनी योजना तो बताओ। महाराज, हम सबको मिलकर एक दूसरा तालाब खोदना होगा। जल्दी ही बरसात का मौसम शुरू होने वाला है। बारिश होने लगेगी तो बारिश का पानी हमारे तालाब में भर जाएगा और फिर हम पूरे साल अपने तालाब का पानी पी सकेंगे। वाह वाह, अक्लमंद लोमड़ी, तूने सचमुच बहुत बढ़िया तरकीब बताई है। ये कहकर शेर ने ताली बजाई तो सारे जानवर भी ताली बजाने लगे। ठीक है, मेरा हुक्म है, सभी जानवर मिलकर लोमड़ी के निर्देशन में हाथ से ही तालाब की खुदाई का काम शुरू करेंगे और जो जानवर इस काम में हिस्सा नहीं लेगा उसे कठोर दंड दिया जाएगा। उसी दिन से सारे जानवरों ने लोमड़ी की देखरेख में तालाब की खुदाई का काम शुरू कर दिया। कुछ ही दिनों में बड़ा सा तालाब खुद गया और फिर बरसात शुरू हो गई। बारिश के पानी से तालाब लबालब भर गया। बरसात का मौसम बीत जाने के बाद एक दिन शेर अपने मंत्रियों चीता और बाघ के साथ तालाब का उद्घाटन करने आया। सारे जानवर और लोमड़ी भी तालाब पर आ गए। शेर तालाब का मीठा पानी पीकर उसका उद्घाटन कर देता है और घोषणा करता है, जंगलवासियों, इस अक्लमंद लोमड़ी की सूझबूझ से ही ये तालाब बनकर तैयार हुआ है। इसलिए आज से इस तालाब का नाम लोमड़ी का तालाब होगा और इस तालाब की देखरेख की पूरी जिम्मेदारी भी लोमड़ी की ही होगी। सारे जानवर तालियां बजाने लगे। उसके बाद उद्घाटन समारोह समाप्त हो गया। सारे जानवर अब नए तालाब से पानी पीने लगे। एक दिन की बात है, लोमड़ी सारे जानवरों को जमा करती है और उनसे कहती है, सभी जानवर मेरी बात ध्यान से सुनो। ये तालाब मेरा है, इसलिए आज से जो भी जानवर इस तालाब से पानी पिएगा वो मुझे टैक्स देगा। बिना टैक्स दिए मैं किसी को पानी नहीं पीने दूंगी। लोमड़ी का फरमान सुनकर सारे जानवर परेशान हो गए। भैंस कहती है, अरे लोमड़ी,
इस तालाब को खोदने में हम सब ने कड़ी मेहनत की थी, फिर तू तालाब के पानी पर टैक्स क्यों लगा रही है? हिरन बोला, ये तो सरासर अन्याय है। हम पानी का टैक्स नहीं देंगे। लोमड़ी ने कहा, सब लोग कान खोल कर सुन लो। पानी पीना है तो टैक्स देना ही पड़ेगा, नहीं तो जाओ मगरमच्छों वाले तालाब पर जाओ और वहीं पानी पियो। मजबूर होकर सारे जानवर लोमड़ी को पानी पीने का टैक्स देने लगे। कोई फल लाकर देता तो कोई हरी ताजी सब्जियां। भालू शहद का टैक्स अदा करता और खरगोश गाजर मूली टैक्स के रूप में अदा करता। कुछ अरसे तक यही सिलसिला चलता रहा। लोमड़ी टैक्स में वसूली गई चीजों को खा खा कर मजे उड़ाती। एक दिन एक बगुला तालाब पर पानी पीने आया तो लोमड़ी उसे पानी पीने से रोकने लगी। ए बगुले, पहले टैक्स अदा कर, फिर पानी पीना। ये टैक्स किस बात का? ये पानी तो वर्षा के रूप में प्रकृति ने मुफ्त में जंगल वासियों को दिया है। तुम क्यों इस पानी का टैक्स ले रही हो? लोमड़ी ने लपक कर बगुले की गर्दन दबोच ली। बगुला फड़फड़ाने लगा। लोमड़ी कहने लगी, ज्यादा ज्ञानी बनने की कोशिश करेगा तो अभी तेरा टेंटुआ दबा दूंगी। तुझे अगर मेरा टैक्स देकर पानी पीना है तो पानी पी, नहीं तो दफा हो जा मेरे तालाब से। लोमड़ी ने बगुले को चेतावनी देकर उसे छोड़ दिया। बगुला उड़ गया और सीधा शेर के पास गया। लोमड़ी की शिकायत करने लगा। आलसी शेर बगुले की शिकायत सुनकर कहता है, देख भाई बगले भगत, मुझे तो बहुत आलस आ रहा है। मैं तो उस चालाक लोमड़ी को सजा देने के लिए जा नहीं सकता। मेरे ये दोनों मंत्री चीता और बाघ तेरे साथ जाएंगे और उस दुष्ट लोमड़ी को कठोर सजा देंगे। चीता और बाघ बगुले के साथ चल पड़े और तालाब पर आ पहुंचे। इस समय भी लोमड़ी किसी जानवर से वसूले गए टैक्स के रूप में अंगूरों को खा रही थी। चीता बोला, बेईमान लालची लोमड़ी, तूने सरकारी संपत्ति से नाजायज फायदा उठाया है। हम शेर महाराज की आज्ञा से तुझे दंड देने आए हैं। लोमड़ी चीते की बात सुनकर घबरा गई। मैंने कोई बेईमानी नहीं की चीते महाराज, मुझे कुछ मत कहना। मैं तो लेकिन चीता और बाघ लोमड़ी की एक नहीं सुनते और लोमड़ी को पीट पीट कर उसे वहीं मार डालते हैं। लोमड़ी के मारे जाने के बाद अब जंगल के सारे जानवर मुफ्त में मजे ले लेकर तालाब का पानी पीते हैं। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें कोई अधिकार मिल जाने पर अत्याचारी नहीं बन जाना चाहिए, क्योंकि अत्याचारी सदा कठोर दंड का भागी होता है। एक घने जंगल में कई प्रकार के पशु पक्षी रहा करते थे। शाकाहारी और मांसाहारी और सर्वाहारी सभी तरह के जानवर इस जंगल में रहा करते थे। इसी जंगल में गोलू गोरिल्ला भी रहा करता था। गोलू बहुत ही भोला और शांति प्रिय गोरिल्ला था। वो जंगल में फ्रूट चाट की एक छोटी सी शॉप चलाता था। कुछ समय पहले तक गोलू की फ्रूट चाट शॉप पर ग्राहकों की काफी भीड़ लगी रहती थी, लेकिन लॉकडाउन के बाद से अब उसकी चाट के ग्राहक बहुत ही कम रह गए थे। गोलू गोरिल्ला अपनी इस ठप हुई दुकानदारी के कारण बहुत चिंतित था। वो हमेशा सोचता रहता, बढ़ती हुई महंगाई के इस दौर में अगर मेरी फ्रूट चाट की बिक्री नहीं बढ़ी तो जल्दी ही मुझे ये शॉप बंद करके कोई दूसरा काम शुरू करना पड़ेगा। इसी तरह कुछ दिन बीत गए और सर्दियों का मौसम शुरू हो गया। एक दिन की बात है, गोलू अपनी शॉप पर
एक भालू के लिए चाट का पत्ता तैयार कर रहा था। तभी वहां पर एक बंदर आ गया। गोलू के लिए ये बंदर बिल्कुल अनजान था। गोलू उससे पूछने लगा, अरे भाई बंदर, तुम इस जंगल के वासी तो नहीं लगते। कौन हो तुम और इस जंगल में कैसे आ गए? अरे गोरिल्ले भैया, मैं गांव में रहने वाला बंदर हूँ। अपने मालिक का सर फोड़कर यहाँ भाग आया हूँ। अब मैं इसी जंगल में रहूंगा। अरे तू तो बड़ा खतरनाक बंदर है, अपने मालिक का ही सर फोड़कर भाग आया है। अरे भालू भैया, ये इंसान बड़े दुष्ट होते हैं। मेरा मालिक हर रोज मुझसे दूसरों के घरों में चोरी करवाया करता था और मुझे ठीक से खाने पीने को भी नहीं देता था। इसीलिए मैं वहां से भागकर यहाँ चला आया। हाँ, तुमने बिल्कुल ठीक किया बंदर भाई। जैसे के साथ तैसा ही होना चाहिए। अरे गोरिल्ले भाई, तुम मुझे अपने साथ ही रख लो ना। मैं तुम्हारी इस दुकान पर सारा काम किया करूंगा। अरे रख ले भाई गोरिल्ले, रख ले। तू इसे अपने साथ ही रख ले। मुसीबत में फंसे हुओं की मदद करना बहुत अच्छी बात होती है। ठीक है, ठीक है, तुम मेरे साथ रह सकते हो, लेकिन ध्यान रहे यहाँ किसी की कोई चीज मत चुरा लेना। अरे नहीं नहीं गोलू भाई, कोई चीज नहीं चुराऊंगा। मैं पूरी ईमानदारी से शरीफ बनकर रहूंगा। और फिर बंदर गोलू गोरिल्ले के साथ ही रहने लगा। 2-4 दिन गुजर गए। एक दिन बंदर गोलू से कहने लगा, गोलू उस्ताद जी, आपकी फ्रूट चाट की बिक्री तो बहुत ही कम हो रही है। आप मेरी सलाह मानो तो ऑमलेट वाले बर्गर का काम शुरू कर दो। कसम से सर्दियों के इस मौसम में वो काम बहुत अच्छा चलेगा। लेकिन बंदर भाई, अब मुझे तो ऑमलेट बर्गर बनाने ही नहीं आते, तो मैं वो काम कैसे शुरू करूंगा? अरे गोलू भैया, ये टेंशन तुम मुझ पर छोड़ दो। मैं कई साल गांव और शहर में रहा हूँ। मैं कई तरह के फास्ट फूड बनाना जानता हूँ। गोलू गोरिल्ले ने ऑमलेट बर्गर बनाने और बर्गर बनाने में लगने वाले सामान को लाने की जिम्मेदारी बंदर को ही सौंप दी। अगले दिन से गोलू और बंदर ने मिलकर फ्रूट चाट का काम बंद कर दिया और ऑमलेट बर्गर का नया काम स्टार्ट कर दिया। बंदर चूंकि इंसानों के साथ रह चुका था, इसलिए वो बहुत चालाक और जुगाड़बाज हो गया था। बंदर ने जंगल के 3-4 मुर्गों से उनकी मुर्गियों के अंडे खरीदने की बात तय कर ली। मुर्गे खुद आकर बंदर को अंडे दे जाते। सर्दियों के मौसम में सभी मांसाहारियों को अंडा खाना बहुत भाता है, इसलिए गोलू गोरिल्ले की ऑमलेट बर्गर की दुकान खूब बढ़िया चल पड़ी। शेर, भालू, गीदड़, भेड़िया, लोमड़ी, कौवा, बाज, नाग और नेवला सारे जानवर गोलू की दुकान के अंडा बर्गर खाने के लिए लाइन लगाने लगे। अब गोलू गोरिल्ला भी ऑमलेट बर्गर बनाने में एक्सपर्ट हो चुका था। कुछ ही दिनों में गोलू के बर्गर की बिक्री इतनी ज्यादा बढ़ गई कि अंडे कम पड़ने लगे। इसलिए एक दिन गोलू बंदर से कहने लगा, बंदर भाई, तुम्हारा ऑमलेट बर्गर बेचने का सुझाव कामयाब तो हो गया। बिक्री बहुत बढ़िया हो रही है, जैसा कि तुम देख ही रहे हो। लेकिन अंडे कम पड़ जाते हैं। तुम कैसे भी करके ज्यादा अंडों का इंतजाम करो। ठीक है गोलू भाई, मैं कुछ जुगाड़ करके देखता हूँ। बंदर जंगल के दूसरे मुर्गे मुर्गियों के पास गया और उनसे उनके अंडे खरीदने की बात करने लगा। मुर्गी बहन, मैं तुम्हारे सारे अंडे अच्छे दामों में खरीदूंगा। बस तुम अपने अंडे मेरे सिवा किसी और को मत देना। हमें नहीं बेचने अपने अंडे, हम तो अपने अंडों से चूजे निकलवाएंगी। चल भाग यहाँ से। बंदर निराश होकर दूसरी मुर्गियों के पास गया, लेकिन ये मुर्गियां भी अंडे देने से मना करने लगी। हताश होकर बंदर सोचने लगा, अंडों के बिना हमारा कारोबार कैसे चलेगा? ऐसे तो काम ही बंद हो जाएगा। मुझे कुछ भी करके अंडों का जुगाड़ करना ही पड़ेगा। और फिर बंदर ने एक तरकीब सोची।
बंदर जंगल के सारे पक्षियों के घोंसलों से उनके अंडे चुरा लाया और फिर वो नदी के किनारे गया, जहां मादा कछुए के घोंसले में काफी सारे अंडे रखे हुए थे। बंदर उन्हें भी चुरा लाया और लाकर सारे अंडे गोलू को दे दिए। ये लो उस्ताद जी, बड़ी मुश्किल से अंडों का जुगाड़ करके लाया हूँ। अरे वाह मेरे दोस्त, तू साधारण बंदर नहीं, सुपर मंकी है, सुपर मंकी। इधर जब कछुए और पक्षी अपने घोंसलों में वापस लौटे और अपने अंडे घोंसलों से गायब पाए तो सब परेशान हो गए। अंडे चोरी हो जाने की खबर पूरे जंगल में आग की तरह फैल गई। एक तेंदुआ जो कि पुलिस इंस्पेक्टर था और गोलू की दुकान पर ऑमलेट बर्गर खाने आया हुआ था, गोलू को अंडे चोरी होने की खबर सुनाता है। गोलू भैया, तुम्हें पता है हमारे जंगल में कोई अंडा चोर घुस आया है जो बहुत से पक्षियों और कछुओं के अंडे चुरा कर ले गया है। गोलू ये खबर सुनकर चौंक जाता है। गोलू का शक सीधा बंदर पर गया और गोलू बंदर से पूछने लगा, अरे ओ बंदर भाई, देखो सच सच बताना, कहीं ये सारे अंडे तू चुरा कर तो नहीं लाया ना? अरे नहीं नहीं उस्ताद जी, कैसी बातें कर रहे हो? मैं चोर थोड़ी ना हूँ जो चोरी करूंगा। आप तो बेमतलब ही मुझ पर शक कर रहे हो। लेकिन तू पहले जिस गांव में रहता था ना, वहां भी तो चोरी ही किया करता था, इसीलिए मुझे तुझ पर शक हुआ है। अरे बंदर, अब मुझे भी तुझ पर शक हो गया है। सच सच बता दे, अंडे चोरी वाला कांड तूने किया है क्या? झूठ बोलेगा तो देख ले, जेल में डाल दूंगा तुझे। अरे देख बंदर भाई, तू डर मत। अगर अंडे चोरी तूने ही किए हैं तो कबूल कर ले। इंस्पेक्टर तेंदुआ मेरा दोस्त है, तुझे कम से कम सजा देकर छोड़ देगा। बंदर ने अपना अपराध कबूल कर लिया। हाँ उस्ताद जी, ये कांड मैंने ही किया है, लेकिन मैंने अपने फायदे के लिए नहीं बल्कि तुम्हारे फायदे के लिए अंडे चुराए हैं। मुझे माफ कर दो उस्ताद जी, आज के बाद मैं फिर कभी चोरी नहीं करूंगा। देख भाई बंदर, तूने ईमानदारी से अपना जुर्म कबूल कर लिया और आगे से जुर्म ना करने की कसम भी खा ली। इसी वजह से मैं तुझे गिरफ्तार नहीं कर रहा हूँ, नहीं तो मैं तुझे जेल में डाल देता। उस दिन के बाद जुगाड़ी बंदर ने कभी कोई चोरी नहीं की। वो पूरी ईमानदारी और मेहनत से गोलू गोरिल्ला की शॉप पर काम करके अपना जीवन बिताने लगा। सीख: इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें किसी भी परिस्थिति में दूसरों के सामान की चोरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि चोरी करने वाले का समाज में कोई मान सम्मान नहीं करता। गढ़वाल के पहाड़ी जंगलों में बहुत से जानवर रहा करते थे और बकरियों का एक समूह भी इस जंगल में रहा करता था। ये बकरियां बड़ी ही सुंदर और लंबे सींगों वाली थीं। सारा दिन जंगल में इधर से उधर चरती हुई घूमती और शाम होते ही अपने ठिकाने पर लौट आती। समूह के अंदर भूरी नाम की एक जवान बकरी थी। भूरी का रंग भूरा था। उसकी सोच भी दूसरी बकरियों से जरा हटकर थी। भूरी बहुत ही निडर और दूसरों की सहायता करने वाली बकरी थी। एक बार एक बंदर के बच्चे को कुछ जंगली कुत्ते भंभोड़ रहे थे। तब भूरी अपनी जान पर खेलकर कुत्तों से भिड़ गई थी और उसने अकेले ही अपने लंबे सींग मारकर कुत्तों को भागने पर मजबूर कर दिया था और बंदर के बच्चे की जान बचाई थी। जंगल के राजा शेर सिंह ने भूरी की इस वीरता पर उसकी पीठ भी थपथपाई थी। बकरियों का छोटा सा ये समूह जंगल में जिस जगह पर रहा करता था, उस जगह के ठीक सामने एक छोटी सी हरी भरी पहाड़ी थी।
भूरी हमेशा उस पहाड़ी को बड़ी हसरत से देखा करती थी। आज भी भूरी अपने समूह के साथ बैठी हुई जुगाली कर रही थी और उस पहाड़ी को देखे जा रही थी। दूसरी बकरी ने भूरी से पूछा, भूरी, मैंने बहुत बार तुझे इस पहाड़ी को निहारते हुए देखा है। क्या बात है, तू इस पहाड़ी को क्यों निहारती रहती है? ये पहाड़ी कितनी हरी भरी है। वहाँ कई प्रकार के पेड़ पौधे और कई तरह की घास भी है। मैं सोचती हूँ क्यों ना हम सारी बकरियाँ मिलकर उस पहाड़ी की सैर करने जाएं और वहाँ की घास खाकर आएं। मैं भी कई बार यही बात सोचती हूँ, लेकिन कोई भी बकरी उस पहाड़ी पर जाने के लिए राजी ही नहीं होती। चलो हम दोनों मिलकर बाकी बकरियों से बात करते हैं। क्या पता वे सब पहाड़ी पर जाने के लिए मान जाएं। दोनों बकरियां बाकी बकरियों के पास आ गईं और भूरी कहने लगी, मेरी प्यारी बहनों, क्यों ना हम सब मिलकर उस पहाड़ी पर सैर करने चलें? वहाँ बड़ा मजा आएगा। उनमें से एक बूढ़ी बकरी ने जवाब दिया, अरे भूरी, उस पहाड़ी पर एक खतरनाक भेड़िया रहता है, इसलिए हम वहाँ जाने से डरती हैं। चाची, खतरनाक जानवर तो हमारे इस जंगल में भी रहते हैं, तो क्या हम उनके डर से जंगल छोड़ दें? डर के आगे ही जीत होती है चाची। तुम डरो मत, कुछ नहीं होगा। चल, अगर तू कहती है तो ठीक है, हम सब कल चलेंगे वहाँ। फिर अगले दिन सारी बकरियां और भूरी पहाड़ी की ओर चल पड़ती हैं। पहाड़ी पर आकर सारी बकरियां बहुत खुश हो गईं और मजे के साथ नरम नरम घास चरने लगीं। पहाड़ी पर रहने वाला भेड़िया, जो कि एक छोटी सी गुफा में रहा करता था, बकरियों की आवाज सुनकर गुफा से बाहर निकल आया और एक साथ इतनी सारी बकरियों को देखकर भेड़िए के मुंह में पानी आ गया। अरे वाह, आज तो मजा आ गया। इतनी सारी बकरियां खुद चलकर मेरा शिकार बनने आ गई। मजा आ गया। भेड़िया घात लगाकर बकरियों की तरफ आगे बढ़ने लगा। एक बकरी भेड़िए को देखकर दूसरी बकरियों को सावधान करती है। भागो बकरियों, भागो, भेड़िया आ रहा है। सारी बकरियां बौखला गईं और जंगल की तरफ भागने लगी। लेकिन भेड़िया लपक कर एक बकरी को दबोच लेता है और उसे मारकर उसका मांस खाने लगता है। वाह वाह, आज की दावत तो बड़ी मजेदार हो गई। बकरी का मांस बहुत दिनों बाद खाने को मिला। सारी बकरियां जंगल की ओर भागी चली जा रही थीं। भूरी भागते भागते अचानक रुक गई और पलटकर भेड़िए को देखने लगी। भेड़िया उस समय बकरी के मांस की दावत उड़ा रहा था। भूरी की आंखों में दुख के आंसू आ गए और वो सोचने लगी, ये सब मेरे ही कारण हुआ है। अगर मैं जिद करके सारी बकरियों को यहाँ लेकर नहीं आती, तो आज मेरी इस बहन की जान नहीं जाती। फिर भूरी भारी मन से जंगल की तरफ लौट गई। भूरी बहुत ही ज्यादा उदास थी। सारी बकरियां भूरी को ही दोषी ठहरा रही थीं। एक बकरी भूरी से कहने लगी, देख लिया तूने पहाड़ी पर जाने का नतीजा? भेड़िया हमारी एक बहन को खा गया। दूसरी बकरी कहती है, ये हादसा तेरी जिद के कारण ही हुआ है। अगर तू हम सबको लेकर पहाड़ी पर ना जाती, तो ये सब कुछ ना होता। भूरी कोई जवाब नहीं देती, बस मन ही मन कुछ सोचती रहती है। ये दिन बीत गया और अगला दिन हो गया। सारी बकरियां जंगल में घास चर रही थीं, लेकिन भूरी पहाड़ी की ओर जा रही थी। एक बूढ़ी बकरी भूरी का रास्ता रोककर पूछती है, अरे भूरी, तू पहाड़ी की ओर क्यों जा रही है? वहां भेड़िया है, भेड़िया।
वो तुझे भी खा जाएगा। दादी, मैं उस भेड़िए से नहीं डरती। आज मैं अपने नुकीले सींगों से उस भेड़िए का काम तमाम कर दूंगी। ये कहकर भूरी पहाड़ी पर चली गई और भेड़िए को पुकारने लगी। अरे ओ खूनी भेड़िए, देख मैं आई हूँ। तुझ में हिम्मत है तो आकर मुझे खा ले। भेड़िया भूरी की पुकार सुनकर अपनी गुफा से बाहर निकल आया और भूरी से कहने लगा, अरे वाह, मेरी किस्मत तो आजकल मुझ पर बड़ी मेहरबान है। मेरा शिकार बनने के लिए बकरियां खुद चलकर मेरे पास आ जाती हैं। इतना कहकर भेड़िए ने भूरी के ऊपर छलांग लगा दी। लेकिन निडर भूरी चौकन्नी थी। तुरंत पैंतरा बदलकर अपने लंबे सींग भेड़िए के पेट में घुसा दिए। भेड़िए के पेट में छेद हो गए और खून बहने लगा। अपना खून बहता हुआ देख भेड़िए का पारा चढ़ गया। बकरी, तेरी इतनी हिम्मत जो तूने मुझे सींग मारकर घायल कर दिया। अभी बताता हूं तुझे। भेड़िया फिर से भूरी पर झपटता है और अपने पंजों और नुकीले दांतों से उसे घायल करने की कोशिश करता है। भूरी जमीन पर गिर पड़ती है। भेड़िया गुर्राते हुए भूरी की ओर बढ़ा तो भूरी हिम्मत जुटाकर एकदम से खड़ी हो गई और एक जोरदार टक्कर भेड़िए को मार दी। टक्कर खाकर भेड़िया धड़ाम से नीचे गिर पड़ा। भेड़िए का सर एक पत्थर से टकराकर फट गया और भेड़िया उसी समय मर गया। घायल भूरी भी गिरकर मर गई। इस तरह एक बहादुर बकरी ने अपनी हिम्मत और साहस से अपने प्राण देकर भी एक खूनी भेड़िए को मारकर अपनी बिरादरी और अन्य जीवों के लिए खतरे को सदा सदा के लिए समाप्त कर दिया। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि दुष्टों और अत्याचारी के सामने कभी सर नहीं झुकाना चाहिए। अत्याचार का सदा निडर होकर मुकाबला करना चाहिए, क्योंकि डर के आगे ही जीत होती है। किसी जंगल में एक पेड़ की डाल पर एक कबूतरी ने अपना घोंसला बनाया हुआ था। घोंसले में कबूतरी के 2 अंडे भी रखे हुए थे। कबूतरी बड़े प्यार से अपने अंडों की देखभाल करती थी। एक दिन की बात है, कबूतरी दाना चुगने के लिए गई हुई थी। तभी वहां पर एक इच्छाधारी नागिन आ गई। नागिन बहुत भूखी थी। बहुत भूख लगी है मुझे। अगर कोई पंछी या जीव जंतु मेरे हाथ लग जाए तो मैं उसे खाकर अपनी भूख मिटा लूंगी। इच्छाधारी नागिन किसी जीव जंतु की तलाश में काफी देर तक इधर उधर टहलती रही, लेकिन उसे कोई भी जीव जंतु नजर नहीं आया। ओहो, क्या हो गया? आज सारे जीव जंतु कीड़े मकोड़े कहाँ मर गए? मैं क्या खाकर अपनी भूख शांत करूं? तभी नागिन की नजर पेड़ पर रखे कबूतरी के घोंसले पर पड़ी और नागिन जीभ लपलपाती हुई पेड़ पर चढ़ गई। नागिन घोंसले में रखे अंडों को देखकर खुश हो गई। अरे वाह, कबूतरी के अंडे। बहुत दिनों से मैंने किसी पक्षी के अंडे नहीं खाए। आज मैं इन्हीं अंडों को खाकर अपनी भूख मिटाऊंगी। और फिर इच्छाधारी नागिन दोनों अंडों को खा गई।
अंडे खाकर मजा आ गया। तभी वहां पर कबूतरी आ गई और घोंसले से अपने अंडे गायब देखकर बौखला गई। कबूतरी बोली, अरे अरे मेरे अंडे कहाँ गए? घोंसले से मेरे अंडे गायब हैं। अरे मैं तो इन्हें यहीं घोंसले में ही छोड़कर गई थी। मेरे अंडे कहाँ गए? तेरे अंडे मेरे पेट में चले गए। मुझे बड़ी भूख लगी थी, इसलिए मैंने ही तेरे अंडे खा लिए। क्या? नहीं नहीं, मेरे अंडे खाकर तुझे क्या मिला नागिन? मैं तुझे इस जुर्म के लिए कभी माफ नहीं करूंगी। देख, मैं कोई आम नागिन नहीं हूँ, इच्छाधारी नागिन हूँ। तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती कबूतरी। और फिर इच्छाधारी नागिन वहां से चली गई। कुछ दिन गुजर गए। कुछ दिनों के बाद कबूतरी ने फिर से अंडे दिए और अंडों पर बैठकर अंडों को सेने लगी। फिर एक दिन जब कबूतरी दाना चुगने के लिए गई तो वहां एक बार फिर इच्छाधारी नागिन आ गई और दोनों अंडों को खा गई। तभी कबूतरी भी घोंसले में वापस आ गई और अंडे गायब पाकर रोने पीटने लगी। हाँ, अरे मेरे अंडे! अरे दुष्ट नागिन, तू फिर से मेरे अंडों को खा गई। हाय, मैं क्या करूं प्यारी कबूतरी, तेरे अंडे मुझे बड़े ही स्वादिष्ट लगते हैं, इसीलिए तो मैं तेरे अंडे खा जाती हूँ। कबूतरी गुस्से में भरकर अपनी चोंच से नागिन पर प्रहार करने लगी। नागिन कबूतरी को पकड़ने की कोशिश करने लगी, लेकिन कबूतरी उड़कर दूर चली गई और एक दूसरे पेड़ पर बैठकर रोने लगी। हाय हाय, बिजली गिरे उस इच्छाधारी नागिन पे, मेरे अंडे खा गई। कमीनी फिर से मेरे अंडे खा गई। जिस पेड़ पर कबूतरी बैठी रो रही थी, उसी पेड़ पर मधुमक्खी का एक छत्ता भी लगा हुआ था। रानी मधुमक्खी कबूतरी का रोना सुनकर कबूतरी के पास आई और पूछने लगी, क्या हुआ कबूतरी बहन? क्या तुम्हें कोई परेशानी है जो तुम यहाँ बैठकर इतनी करुण आवाज में रो रही हो? बहन मधुमक्खी, मैं बहुत दुखी हूँ। मैं जब भी अपने घोंसले में अंडे देती हूँ, एक इच्छाधारी नागिन आकर मेरे अंडे खा जाती है। मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि उस नागिन से अपने अंडों की रक्षा कैसे करूँ। कबूतरी बहन, तुम्हारी आप बीती सुनकर मुझे बड़ा दुख हुआ और मुझे उस नागिन पर गुस्सा भी आ रहा है। मेरे विचार से उस दुष्ट नागिन को सजा मिलनी चाहिए। अरे वो तो इच्छाधारी नागिन है, उसे कौन सजा देगा? मेरे पास एक योजना है, सुनो। और फिर मधुमक्खी ने कबूतरी के कान में अपनी योजना बताई और योजना सुनकर कबूतरी बोली, ठीक है बहन, जैसा तुम चाहती हो मैं वैसा ही करूंगी। फिर अगले दिन कबूतरी मधुमक्खी वाले पेड़ पर अपना नया घोंसला बनाना शुरू कर देती है और कुछ दिन बीत जाने पर घोंसले में अंडे भी दे देती है। फिर एक दिन जब कबूतरी कहीं दाना चुगने के लिए गई तो वहां पर एक बार दोबारा इच्छाधारी नागिन आ गई और वो अंडों को खाने लगी। तभी बहुत सी मधुमक्खियों ने अपने छत्ते से निकलकर नागिन पर हमला बोल दिया और नागिन को अपने नुकीले डंक चुभा चुभा कर बेहाल कर दिया। नागिन दर्द के मारे चीखने लगी, अरे बचाओ बचाओ, मधुमक्खियों से मुझे बचाओ। अरे छोड़ दो मधुमक्खियों, छोड़ दो मधुमक्खियों, छोड़ दो मुझे। हाय, अरे मैं मर गई रे। मधुमक्खियों के काटने से नागिन का पूरा शरीर सूजकर मोटा हो गया और नागिन पेड़ से नीचे गिर पड़ी। नागिन से अब उठा भी नहीं जा रहा था। तभी कबूतरी भी वापस अपने घोंसले में लौट आई।
और अपने अंडों को सुरक्षित देखकर बहुत खुश हुई। रानी मधुमक्खी कबूतरी के पास आई और बोली, देखो कबूतरी बहन, हमारी योजना सफल हो गई है। तुम्हारे अंडे खाने वाली नागिन को हमने कैसा सबक सिखाया है। कबूतरी उड़कर नीचे पड़ी हुई नागिन के पास आई और बोली, दुष्ट नागिन, आ गई तेरी अकल ठिकाने। अब बोल, फिर से आएगी मेरे अंडे खाने? अरे जान बख्श तो मेरी। अरे भाई, मुझे अपने किए की सजा मिल गई है, जाने दो मुझे। मैं वादा करती हूँ, आज के बाद किसी के भी अंडे नहीं खाऊंगी। और फिर नागिन किसी तरह रेंगती हुई वहां से चली गई। कबूतरी रानी मधुमक्खी को धन्यवाद देने लगी। बहन, तुमने उस दुष्ट नागिन को सबक सिखाकर मेरे अंडों को बचा लिया। मैं तुम्हारा ये उपकार कभी नहीं भूलूंगी। उपकार कैसा बहन? एक दूसरे की मदद करना हम जीव जंतुओं का फर्ज है। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि मुसीबत के समय हम सबको एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। एक जंगल में बहुत से जानवर रहा करते थे जो बड़े मजे से अपना जीवन गुजार रहे थे। उसी जंगल में कालू लंगूर भी रहता था। कालू लंगूर को जड़ी बूटियों का बहुत ज्ञान था, इसीलिए वो जंगल में बीमार पड़ जाने वाले जानवरों का जड़ी बूटियों द्वारा इलाज करके उन्हें ठीक कर दिया करता था। जंगल के सारे जानवर कालू लंगूर की बड़ी ही इज्जत करते थे और उसे लंगूर वैद कहकर बुलाते थे। एक दिन लंगूर वैद के पास एक मोटा सा गधा आया और कहने लगा, लंगूर वैद जी, मेरी बहुत तबीयत खराब है। पता नहीं मुझे कौन सा रोग हो गया है। आप मुझे कोई ऐसी जड़ी बूटी बता दीजिए जिसे खाकर मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊं। अरे भाई गधे, देखो जड़ी बूटी तो मैं बता दूंगा, पहले तुम मुझे ये तो बताओ तुम्हारी समस्या क्या है। लंगूर वैद जी, मुझे हर समय आलस आता रहता है, बस हर समय सोने का मन करता है। लंगूर वैद ने बड़ी ही बारीकी से गधे का निरीक्षण करके बताया, देखो भाई गधे, मेरे आयुर्वेदिक ज्ञान के अनुसार तुम्हारे शरीर में चर्बी बहुत बढ़ गई है। तुम शारीरिक मेहनत बिल्कुल नहीं करते और खाते ज्यादा हो। तुम्हें किसी भी समय हार्ट अटैक आ सकता है। गधा घबरा गया और पूछने लगा, क्या वैद जी, मैं अभी मरना नहीं चाहता। मुझे जल्दी से कोई जड़ी बूटी बता दो ताकि मैं उसे खाकर ठीक हो जाऊं। देखो भाई गधे, तुम्हें जड़ी बूटियों की जरूरत नहीं। तुम अपनी खुराक कम करो और प्रतिदिन 5 मील तक टहलना शुरू करो। ऐसा करने से 2 सप्ताह में ही तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाएगी। ठीक है वैद जी, मैं ऐसा ही करूंगा। गधा वापस चला गया और इसी तरह कुछ दिन बीत गए। एक दिन की बात है, लंगूर वैद जंगल के सभी जानवरों को जमा करके कहने लगा, देखो भाई भाइयों, मैं कुछ दिनों के लिए पहाड़ों वाले जंगल पर जा रहा हूँ शिलाजीत खाने के लिए। मेरे पीछे तुम अपना ख्याल रखना। मोर बोला, लंगूर वैद जी, आपके जाने के बाद हम सबका मन नहीं लगेगा, इसलिए आप जल्दी से लौट आना। हाँ, मैं जल्दी ही लौट आऊंगा। फिर लंगूर वैद अपना बैग उठाकर वहां से चले गए। 2 दिन गुजर गए। फिर जंगल में एक घटना हुई। जंगल का सबसे भारी भरकम हाथी, जो कि जंगल के बाहर टहलने गया हुआ था, बुरी तरह से घायल होकर जंगल में आया। उसके पेट में कई गोलियां लगी हुई थीं। हाथी एक पेड़ के नीचे आकर लेट गया और दर्द से छटपटाने लगा। हाथी की चीख पुकार सुनकर गधा, बंदर, मोर, बिल्ली और बकरी हाथी के पास आए। बिल्ली हाथी से पूछने लगी, हाथी भैया, तुम्हारा हाल कैसा है? तुम घायल कैसे हो गए? हाथी ने कहा, मैं
जंगल के बाहर जरा टहलने चला गया था। वहां पर कुछ शिकारियों ने मेरा शिकार करने के लिए मुझे गोलियां मार दी, लेकिन मैं उनसे बचकर निकल आया। अरे कोई जाकर लंगूर वैद को बुला लाओ। बकरी बोली, लंगूर वैद तो जंगल में मौजूद नहीं है, वो तो पहाड़ों पर गए हुए हैं। गधा बोला, अरे भाई अब क्या होगा? हाथी भैया का इलाज कौन करेगा? बिना इलाज के तो ये मर ही जाएगा। हाथी बुरी तरह से मायूस हो गया। उसके घावों में बहुत पीड़ा हो रही थी। हाथी दर्द के मारे जोर से चिंघाड़ता है। हाथी दर्द के मारे जोर से चिंघाड़ रहा था और देखते ही देखते तड़प तड़प कर मर गया। सारे जानवर हाथी की दुखद मौत पर बहुत दुखी हुए और वहां से लौट गए। इसी तरह कई और दिन बीत गए। अब हाथी की डेड बॉडी सड़ना शुरू हो गई। मृत हाथी से दुर्गंध फूटने लगी और जंगल में दूर दूर तक दुर्गंध फैलने लगी। जंगल के सारे जीव जंतु भयानक दुर्गंध से परेशान होने लगे। इसी तरह कुछ दिन और बीत गए। अब हाथी के मृत शरीर में कीड़े पड़ चुके थे और जंगल का पूरा वातावरण दूषित हो चुका था। कई बड़े जानवर बीमारी की चपेट में आ चुके थे और कई छोटे जीव जंतु और पक्षी बीमार होकर मर भी गए थे। हाथी की लाश के सड़ने से जंगल में एक प्रकार की महामारी फैल गई थी, जो कि भीषण रूप धारण करती जा रही थी। फिर एक दिन की बात है, लंगूर वैद जंगल में वापस लौट आए और जंगल की अफरा तफरी वाला माहौल देखकर वो घबरा गए। उन्होंने कुछ जानवरों को जमा करके उनसे बात की। अरे भाइयों, मैं तो यहाँ सब कुछ ठीक छोड़कर गया था, फिर ये सब कैसे हो गया? मोर कहने लगा, मैं जी कुछ दिनों से जंगल में महामारी सी फैली हुई है। उसी के कारण बहुत से जीव जंतु बीमार हो गए और बहुत से मर भी गए। बंदर बोला, हमारे जंगल का एक खाते शिकारियों की गोली लगने के कारण जंगल में आकर मर गया था। बस तभी से यह महामारी फैली हुई है। गधे ने लंगूर वैद को विस्तार पूर्वक सारी कहानी सुना दी। लंगूर वैद ने सारा मामला समझकर कहा, देखो भाई, मैं सारा मामला समझ गया हूँ। हाथी की लाश सड़ने के कारण जहरीला वायरस जंगल के वातावरण में फैल गया है और जिस जानवर की इम्यूनिटी पावर कमजोर थी वो या तो बीमार हो गया या मर गया। बिल्ली बोली, लंगूर वैद जी, हमारी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि हमें क्या करना चाहिए। आप ही इस महामारी से बचने का कुछ उपाय करो। देखो भाई, सबसे पहले हम सब मिलकर हाथी की सड़ी हुई लाश को जलाएंगे। ऐसा करने से महामारी का जहरीला वायरस और ज्यादा फैलने से रुक जाएगा। उसके बाद बीमारों को जड़ी बूटियां दी जाएंगी ताकि उनकी इम्यूनिटी पावर स्ट्रॉन्ग हो जाए और वो ठीक हो जाएं। सारे जानवरों ने लंगूर वैद की देखरेख में बहुत सारी लकड़ियां इकट्ठी की और हाथी की सड़ी हुई लाश की चिता बनाकर उसमें आग लगा दी। उसके बाद लंगूर वैद सभी जानवरों को स्वास्थ्य संबंधी निर्देश देने लगे। सुनो भाई साथियों, अब आप लोगों को अपने स्वास्थ्य की रक्षा करने के लिए अपनी इम्यूनिटी पावर स्ट्रॉन्ग करनी होगी। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा वैद जी? देखो भाई, हम सबको नीम, गिलोय और पपीते के पत्तों का ज्यादा से ज्यादा मात्रा में सेवन करना होगा और रोगाणु नाशक जड़ी बूटियां खानी होंगी और इसके साथ साथ अपने आसपास सफाई का भी विशेष ध्यान रखना होगा। जंगल के सभी पशु, जीव जंतु लंगूर वैद के निर्देशानुसार जीवन रक्षक उपाय करने लगे। फिर कुछ ही दिनों में जंगल से महामारी का प्रकोप समाप्त हो गया और सभी जानवर फिर से खुशहाल जीवन जीने लगे। सीख: इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि
कि मुसीबत के समय घबराने के बजाय धैर्य और युक्ति से काम लेना चाहिए।